गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मिमिक मैन बाय वी एस नाइपॉल। एक नावल है वी एस नाइपॉल के ने जो लिखा है, और ये बेसिकली इंडियन डिसेंट के हैं। मतलब नस्ली तौर पे ये इंडियन है, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो एक डिफरेंट कंट्री में हुई है। पढ़ते हैं इनके बारे में। सर विधिधर सूरज प्रसाद नाइपॉल, born on 1932 and died in the year 2018, was a Trinidadian British writer of Indian descent renowned for his incisive exploration of post colonial identity, displacement, and cultural alienation. पूरा नाम था इनका सर विधिधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ये ट्रिनिडेडियन भी थे पहले, यानी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एक कंट्री है, उसमें पैदा हुए थे। फिर बाद में इन्होंने जो है वो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की जो है सिटीज़नशिप ले ली, और ये इंडियन डिसेंट के राइटर हैं, यानी इनकी नस्ली तौर पे जो है ये इंडियन हैं। और ये एक्सप्लोर करते हैं पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को, डिस्प्लेसमेंट को और कल्चरल एलियनेशन को। अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2001। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2001 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। किसके लिए? फॉर नाइपल्स वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट इन हिज ओन एक्सपीरियंसेस एज अ कॉलोनियल सब्जेक्ट एंड एन इमिग्रेंट। इनके जो वर्क है वो खुद जो है नाइपॉल को की जो आइडेंटिटी है एज मतलब एक ऐसी कंट्री में रहने वाले बाशिंदे की कि जो कॉलोनियल पावर के अंडर थी, और एज इमिग्रेंट जो है यानी जो माइग्रेट करते हैं, इन दोनों आइडेंटिटी को लेके जो ज़्यादातर इनके वर्क्स जो हैं वो लिखे गए। हिज नॉवेल्स इंक्लूडिंग A House for Mr. Biswas 1961, A Bend in the River 1979, and The Mimic Man 1967 dissect the psychological and social upheavals of decolonization। और इनके जो ये नॉवेल्स हैं, वर्क्स हैं, नॉवेल्स खास तौर पे अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, अ बैंड इन द रिवर एंड द मिमिक मैन, ये जो हैं वो काट के अलग करते हैं और दिखाते हैं हमें कि डीकोलोनाइजेशन के साइकोलॉजिकल और सोशल जो है वो उथल पुथल क्या चीज़ है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है जैसे किसी कॉलोनियल पावर ने किसी कंट्री पे राज किया, जैसे अंग्रेज़ों ने जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत की और फिर यहाँ से चले गए, जब वो वापस गए तो उसको डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड तो पब्लिश इन 1967, द ह्यूमन इज़ अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन colonialism, आइडेंटिटी एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटीज़। वो हमने पढ़ भी लिया कि 1967 में जो है वो ये पब्लिश हुई है, और कॉलोनियलिज्म पे और आइडेंटिटी पे इसने मेडिटेट किया है। द नॉवल इज सेट ऑन द फिक्शनल कैरिबियन आइलैंड ऑफ इजाबेला, अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी mirroring Naipaul's native Trinidad. The protagonist, Ralph Singh, is a disenchanted politician who reflects on his failed career while living in exile in London. इसके अंदर जो है ये जो नावल है, ये सेटिंग इसकी जो बताई गई है वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है, यानी एक झूठा कैरेक्टर नहीं, सॉरी, एक फ़िक्शनल जगह बताई गई, आइलैंड बताया गया है, झूठा आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड यानी कैरेबियन एरिया उसमें, जिसका नाम इसने रखा है इज़ाबेला। और ये थोड़ा बहुत मिलती जुलती है जो असल में जहाँ पे ये पैदा हुआ है, जहाँ पे इसने बचपन गुजारा है ट्रिनिडाड में, उस जगह से। इस नावल के अंदर जो है एक जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी जो मेन कैरेक्टर है रैल सिंह, वो एक डिसइंचेंटेड पॉलिटिशियन है, यानी एक सियासतदान है, लेकिन अब वो बेजार सा हो गया है, यानी अब उसका ज़्यादा मन नहीं लगता इन चीज़ों में, और वो जो है अपने करियर के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र कर रहा है, सोच रहा है, और वो एग्ज़ाइल में है लंदन में, यानी वो यहाँ से छोड़ के चला गया है लंदन में, तड़ीपार होके या किसी से बच के जो है वो जाके लंदन में बैठा। समरी देखते हैं इसकी। ये हमने ऊपर पढ़ लिया इजाबेला वाला। पार्ट वन क्या है? रैल्फ्स अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले जो है वो समरी स्टार्ट होती है कि कैसा उसका चाइल्डहुड जो है इजाबेला में। रैल्फ इज़ बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास हिंदू फैमिली इन इजाबेला, अ ब्रिटिश कॉलोनी रिजेंबलिंग ट्रिनिडैड, नाइपॉल्स बर्थ प्लेस। रैल्फ सिंह का बताया गया कि वो पैदा होता है एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में, हिंदू फैमिली और मिडिल क्लास यानी ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर,
और पैदा कहाँ होता है, एक बताया गया नावल में कि एक आइलैंड है जिसका नाम है इज़ाबेला, जो कि उसी आइलैंड से मिलता जुलता है जो कि ट्रिनिडैड में है जहाँ पे नाइपॉल पैदा हुआ था। His father, a school teacher, is deeply disillusioned with colonial society and instills in Ralph a sense of alienation from both his Indian heritage and British colonial culture. उसके फादर जो है एक स्कूल टीचर हैं रैल्फ के, और वो डिसल्यूजनड हैं, वो भी मतलब बेजार हैं कॉलोनियल सोसाइटी से। और उससे क्या है कि वो रैल्फ के अंदर जो है सेंस एक डाल देते हैं एलिनेशन का, यानी अलग होने का, इंडियन हेरिटेज से भी और ब्रिटिश कॉलोनियल कल्चर से भी। रैल्फ ग्रोज अप फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, नाइदर फुली पार्ट ऑफ द इंडियन कम्युनिटी नॉर एक्सेप्टेड बाय द वाइट कॉलोनियल एलीट। रैल्फ जो है वो इसी में पलता बढ़ता है, ग्रो करता है, और वो हमेशा फील करता है एज एन आउटसाइडर, यानी ना ही वो इंडियन है पूरे तरीके से, इंडियन कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर पा रहा है, या उसको एक्सेप्ट कर पा रही है इंडियन कम्युनिटी, ना ही वाइट्स उनको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो मूव टू लंदन फॉर स्टडीज़, वो वहाँ से जो है वो लंदन चला जाता है पढ़ने के लिए। रैल्फ विन स्कॉलरशिप टू स्टडी इन लंदन वेयर ही एक्सपीरियंस रेशियल एंड कल्चरल आइसोलेशन। ही स्ट्रगल्स विद loneliness, displacement, realizing that despite his education, he will never truly belong in England. एक इसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो जीत जाता है और उससे उसको लंदन में पढ़ने का मौका मिलता है। वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करता है, तजुर्बा करता है, सॉरी तजुर्बा नहीं, यानी उसके साथ ऐसा बीतता है ये बात, ऐसी फील आती है उसको, या उसके साथ ऐसे वाक़या होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं कि उसको जो है एक्सपीरियंस होता है रेशियल एंड कल्चर आइसोलेशन का, कैसे रेस के बेस्ड पे या कल्चर के बेस पे वो एक बिल्कुल अलग थलग गया इन सब से। और उसको ये फील होता है कि चाहे वो जितना मर्जी पढ़ाई कर ले, वो कभी भी असल में बिल्कुल ट्रूली बिलोंग नहीं कर पाएगा इंग्लैंड में। ड्यूरिंग दिस टाइम ही डेवलप्स अ डिटैच्ड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन colonialism एंड आइडेंटिटी। और इस टाइम पे जो है वो, जब वो लंदन रहता है, तो एक अलग किस्म का डिटैच, मतलब बिल्कुल जिसमें स्ट्रिंग्स अटैच ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, एक अलग सा पर्सपेक्टिव जो है उसका बन जाता है, एनालिटिकल, एनालाइज करने वाला नज़रिया, किस पे, कॉलोनियलिज्म पे और आइडेंटिटी पे। फिर आगे मैरिज टू सैंड्रा, इन अटेम्प्ट टू एंकर हिमसेल्फ रैफ मैरिज सैंड्रा, अ वाइट इंग्लिश वुमन। देयर मैरिज इज strained from the start. Sandra is emotionally unstable and Ralph feels trapped in the relationship that does not fulfill him. The failure of this marriage deepens his existential despair. अब उसके बाद क्या करता है कि अपने आप को ज़्यादा जो है वो रूट्स अपनी इंग्लैंड में गाड़ने के लिए, या अपने आप को ज़्यादा वो एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी इंग्लैंड का हूँ, अब इंग्लिश में भी यहाँ का रहने वाला हूँ, तो वो सैंड्रा से शादी कर लेता है। लेकिन सैंड्रा से उसकी शादी जो है वो ख़ास कोई स्टार्ट अच्छा उसका नहीं होता, क्योंकि सैंड्रा जो है इमोशनली अनस्टेबल है, और रैल्फ जो है वो फील करता है ट्रैप्ड, यानी फंसा हुआ कि हूँ मैं इस रिलेशनशिप के अंदर, यानी जेल की तरह हो। और इससे जो है उसकी मैरिज जो है उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है वो तनाव आता है, और इस मैरिज की वजह से जो है उसका जो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, यानी पहले ही जो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं कहाँ का हूँ, मैं इंडियन हूँ या मैं ब्रिटिश हूँ या मैं ट्रिनिडाडियन हूँ, इस ये जो है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। रिटर्न टू इज़ाबेला एंड इन पॉलिटिकल करियर, अब जो है ये वापस आ जाता है इज़ाबेला में और वहाँ इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स में। रैल्फ रिटर्न्स टू इज़ाबेला ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस। He joins the social movement led by Brown, a charismatic but flawed revolutionary. Initially idealistic, Ralph believes in the possibility of building a new just society. अब क्या करता है कि ये वापस आ जाता है जब लंदन से, तो उस टाइम जो है ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस हो रही होती है, यानी ट्रिनिडेड और टोबैगो को, जैसे इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, वैसे ट्रिनिडेड एंड टोबैगो को भी मिल रही होती है। तो वहाँ जो है वो एक बंदा होता है, सोशल एक्टिविस्ट होता है, या सोशलिस्ट मूवमेंट जिसने चलाई होती है, जिसका नाम है ब्राउन, उसके साथ जो है ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिक्स को, और इस मूवमेंट को, जैसे इंडिया में जो है नेशनल मूवमेंट चली आज़ादी के लिए, वैसे वहाँ चलती है, तो इसको ज्वाइन कर लेता है। वो शुरू में जो है वो बिलीव करता है इस चीज़ में रैल्फ, कि यहाँ पे एक नई सोसाइटी और जस्ट सोसाइटी, यानी जो सबके साथ जो है फेयरली ट्रीटमेंट करेगी, वैसी सोसाइटी हम बना सकते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द सोशल गवर्नमेंट, after independence, Brown's government quickly descends into corruption and incompetence. The new leaders mimic the colonial rulers, exploiting power
फॉर पर्सनल गेन रादर देन इनेक्टिंग रियल चेंज। अब क्या होता है कि आज़ादी तो उनको मिल जाती है, तो उसके बाद ये जो सोशलिस्ट लोग, ब्राउन वाले जो पार्टी होती है ब्राउन की, वो जो है जीत जाती है इलेक्शन और गवर्नमेंट बना लेती है, लेकिन जल्दी ही वो करप्शन में फंस जाते हैं, यानी करप्शन उनके अंदर आ जाती है, और इनकम्पिटेंस भी, यानी उनको काम करना जो है वो नहीं आता, वो इस मतलब उनके अंदर ऐसी एबिलिटी या लायकी नहीं होती कि वो ऐसा काम जो है इस कंट्री को चला सकें। और हालांकि लोगों ने उम्मीद की थी कि कोई रियल चेंज अब आएगी, जबकि जो है अंग्रेज़ जो हैं वो चले गए, लेकिन ये जो नए लीडर हैं ये भी मिमिक करते हैं किसको, पुराने कॉलोनियल रूलर्स को, यानी जो अंग्रेज़ों के जो तौर तरीके थे उन्हीं को ये मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, मिरर, ठीक है, कॉपी करना। तो यहीं से इसका नाम भी इस नावल का पड़ा है, मिमिक। Ralph, now a minor minister, witnessed the decay of revolutionary ideas but feels powerless to stop it. अब रैल्फ जो है वो छोटा सा एक मिनिस्टर होता है, वो देखता है कि कैसे किस तरीके से जो हमारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, यानी जो हमने रेवोल्यूशन लाई थी, एक नई तहरीक चलाई थी जो, और एक मूवमेंट चलाई थी कि हम जो है एक नया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बनाएंगे, वो जस्ट होगा, उसमें सब बराबर होंगे, उसके अंदर करप्शन नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें वो ख़त्म होते जो है वो देख रहा है अपने आप के सामने, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। Failed coup and exile. A military coup overthrows Brown's government and Ralph is briefly imprisoned. मिलिट्री कू का मतलब होता है तख्ता पलट, बोलते हैं इसको हम। यानी जैसे आर्मी जो है वो क्या करे कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको या तो कैद कर ले, या मार्शल लॉ लगा दे, या इस तरीके से जो है वो कंट्री की हुकूमत अपने हाथ में ले ले गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कू। तो मिलिट्री कू जो है उससे क्या है हुआ कि ब्राउन की जो गवर्नमेंट थी उसको जो है वो गिरा दिया आर्मी ने, और रैल्फ जो है वो थोड़ी देर के लिए इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं, यानी इसको भी जेल में डाल देते हैं। रियलाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ हिज पॉलिटिकल एम्बिशंस ही फ्लीज टू लंदन वेयर ही लिव्स इन सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। और अब जो है वो, अब वो देखता है कि अब फ्यूटिलिटी है, यानी फ्यूटाइल है इसके ये जो सियासी एम्बिशंस हैं, जो इसके एम्स हैं, तो ये जो है चला जाता है, भाग जाता है लंदन में, और वहाँ जाके सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, यानी जो उसने खुद अपने आप पे एग्जाइल लगाई है, और वहीं उसमें वो चला जाता है, लंदन में रहता है फिर। Exile and reflection in London. Writing as a form of escape. In London, Ralph writes his memoirs, attempting to make sense of his failures. His narrative is non-linear, shifting between past and present, reflecting his fragmented sense of self. He acknowledges that his political career was built on illusion. He was never truly a leader, only a mimic man playing a role. अब वो वहाँ पे जब एग्ज़ाइल में होता है तो वहाँ वो जो है लिखना स्टार्ट कर देता है अपने मेमोइर्स यानी अपने जो जो उसके साथ बीता है उसके जो है थोड़ा एक पैसेजेस टाइप जो है वो लिखने लग जाता है, जो शॉर्ट बुक्स टाइप। और उसका जो नरेटिव है वो नॉन लीनियर है, यानी एकदम एक सीधी लाइन में जो है वो नहीं चलता है, कभी पास्ट में है कभी प्रेजेंट में है। और वो एक्नॉलेज करता है कि उसका जो पॉलिटिकल कैरियर जो उसने बनाया था वो एक इल्यूजन पे बनाया था, यानी वो एक छल था, एक दिखावा था, और असल में वो कभी भी जो है वो लीडर नहीं, उसके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज़ कभी भी नहीं थी। वो असली में एक मिमिक मैन था, यानी वो कॉपी करने वाला एक इंसान था, मर्द था, जो कि दूसरों की रोल को कॉपी कर रहा था। उसके बाद रैल्फ realized that neither colonialism nor independence provided true freedom. His Indian heritage, Caribbean upbringing and Western education leave him rootless, belong nowhere. ये सारे जो हैं themes इसके अंदर आते हैं. The novel ends on a bleak note with Ralph accepting his existential loneliness. He is forever an outsider, unable to return home to find belonging in exile. अब एंड इसका जो है वो लंदन में ही होता है कि वहीं पे ये सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में है। और थीम्स इसकी वही हमने देखी कि इसके अंदर जो है वो आइडेंटिटी को लेके जो है, और रूटलेसनेस को लेके जो है वो एक फीलिंग है उसके अंदर, और ना ही वो ट्रूली अपने आप को ट्रिनिटेडियन जो है वो मान सकता है, ना ही इंडियन मान सकता है, ना ही ब्रिटिश मान सकता है। थीम्स इसमें जैसे पहली थीम है, थीम देख लेते हैं।
कॉलोनियलिज्म एंड मिमिक्री, कि किस तरीके से वो कॉलोनियलिज्म इसमें दिखाया गया है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है वो राज किया, और कैसे फिर वो चले गए तो उनको मिमिक किया किसने, यहाँ के जो नए रूलर्स थे, यानी जो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वो हमने पढ़ा है इसके बारे में। डिसप्लेसमेंट एंड एलिनेशन, इसमें डिसप्लेसमेंट भी दिखाई गई है कैसे कि पहले तो वो उनकी फैमिली कहीं इंडिया से आई होगी, वो वहाँ ट्रिनिडाड में आई, फिर वहाँ से चला गया लंदन में, और एलिनेशन की फीलिंग भी जो है इसके अंदर रहती है, वो खुद एलिनेटेड फील करता है इंडियन हेरिटेज से भी और ट्रिनिडाडियन रूट से भी। उसके बाद पॉलिटिकल करप्शन एंड फेल नेशनलिज्म, ये भी हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो है नई गवर्नमेंट बनती है सोशलिस्ट की, लेकिन उसके अंदर भी करप्शन आती है, और कैसे फिर मिलिट्री को जो है उसको गिरा देता है। फेल्ड नेशनलिज्म, फेल्ड नेशनलिज्म यानी जो नेशनलिज्म थी, हुब्बल वतनी पेट्रियाटिज्म का जो अपर एक्सट्रीम पार्ट होता है उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, कि जब आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे ये फ्रीडम की, तब जो है इनके अंदर बड़ा जो है जज्बा था कि नहीं, हम जो है एक बार हमें आज़ादी मिले तो हम अपनी कंट्री को ऐसा बनाएंगे, हमारे कंट्री में करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा जो नई गवर्नमेंट थी वो करप्शन के अंडर आ गई, और उन्होंने जो है अपने जेब भरने स्टार्ट कर लिए, इसके बजाय कि वो गरीबों के लिए काम करे। तो ये इसको फेल्ड नेशनलिज्म किया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी दिखाया गया है इसमें। आइडेंटिटी क्राइसिस यही है कि ना ही वो अपने आप को वो स्ट्रगल कर रहा है, ना ही वो अपने आप को इंडियन एंसेस्ट्री का जो है पूरी तरीके से मान पा रहा है, ना ही करेबियन का पूरा मान पा रहा है, और ना ही इंग्लैंड का अपने आप को, यानी वेस्टर्न जो है अपने आप को मान पा रहा है। मोटिव्स इसके अंदर है, सबसे पहला है एग्जाइल। एग्जाइल बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, रिप्रेजेंटिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग। एग्जाइल सबसे पहला मोटिव है इसमें, जो कि इसमें फिजिकली भी शो किया गया है कि कैसे वो सच में जो है वो एग्जाइल में जाता है, यानी या यहाँ से चला जाता है ट्रिनिडाड से इंग्लैंड में लंदन। और साइकोलॉजिकल भी दिखाया गया कि कैसे जहनी तौर पे भी जो है वो एग्जाइल वो हो जाता है। उसके बाद डिके है, यानी किस तरीके से पतन होना, मतलब ख़त्म होना, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना। तो वो दिखाया गया इसमें कि कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इज़ाबेला का जो दिखाया गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। तो ये मिरर करता है किसका, ये कॉपी है या अक्कासी है किसकी, डिके ऑफ इट्स लीडर्स, यानी जैसे आहिस्ता आहिस्ता इज़ाबेला भी ख़त्म हो गया, तो वो दिखाती है कि कैसे जो लीडर्स थे, जो अपने आप को बड़ा लीडर्स मानते थे, उनके अंदर भी डीके जो है वो आ गया, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन है, हाउ डज नायपॉल एक्सप्लोर द थीम ऑफ मिमिक्री इन द मिमिक मैन, कि कैसे जो है वो नायपॉल एक्सप्लोर करते हैं थीम को, मिमिक्री की थीम को, यानी कॉपी करने के थीम को इस नावल में। तो नायपॉल इलस्ट्रेट्स मिमिक्री थ्रू द पोस्ट कॉलोनियल एलीट हु इमिटेट यूरोपियन गवर्नेंस। तो हमने पढ़ा भी है कि मिमिक्री कहाँ दिखाई इसने कैसे, कि जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद या डीकोलोनाइजेशन के बाद जो इनकी गवर्नमेंट बनी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट अंडर ब्राउन, जो सोशल एक्टिविस्ट था और रेवोल्यूशनरी था, नया तहरीक चलाने वाला, उसके अंडर जो गवर्नमेंट बनी, तो वो जो है अपना जो है नया तरीका अपनाने के बजाय उन्होंने क्या किया कि अपने जो पुराने जो गवर्नमेंट थी इसकी, ब्रिटिश की, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, अंग्रेज़ थे जो, उनको कॉपी करना, उनको मिमिक करना जो है वो शुरू कर दिया। रैल्फ और ब्राउन जो हैं, दोनों जो हैं वो पुराने जो है कॉपी इन चीज़ों को करते हैं, इसके बजाय कि वो नई कोई रियल चेंज ला सकें। तो यहाँ पे हम मिमिक्री हमें दिखती है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस रैल्फ सिंग्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन द नावल। तो ये भी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्राइसिस हम देख पा रहे हैं कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है अपने आप को कि क्या हूँ मैं, कि मैं ब्रिटिश हूँ, मैं इंडियन हूँ, या मैं ट्रिनिडैड का रहने वाला हूँ। क्योंकि ट्रिनिडैड के अंदर वो रहता है तो असल में वो इंडियन डिसेंट का है, यानी इंडियन नस्ल का है। तो इंडियन कम्युनिटी को भी वो पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, रूटलेसनेस फील कर रहा है वो, ना ही इंडियन कम्युनिटी उसको अपना पा रही है। ट्रिनिडैडियन भी जो है वो पूरे तरीके से अपना नहीं पा रहे उसको, और वो खुद फील करता है कि मैं ट्रिनिडैडियन भी कम्प्लीटली नहीं हूँ। और
ना ही वो अपने आप को लंदन का या वेस्टर्न जो है कल्चर का जो है वो हिस्सा मानता है पूरी तरीके से, और वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या हूँ इन कल्चर्स के बीच में, कि मैं इस कल्चर का हूँ या उस कल्चर का हूँ। तो आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू।